नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं चक्षु राय जी। चक्षु राय पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में हेड आउटरीच हैं और आज हम इनसे बात करेंगे संसद भवन के बारे में। 28 मई 2023 को एक इतिहास नया बना और इसके साथ ही पुराना करीब 100 साल पुराना एक इतिहास और पीछे चला गया। जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका आइडिया और उसकी ज़रूरत कब और कहाँ से शुरू हुई? विजय जी, पहले तो मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो कुछ 2-3 चीज़ें उभर कर आती हैं कि एक ऐसे भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि आएँ और बैठें और विचार विमर्श करें और उसके बाद कानून बनाएं। तो इसकी जो ज़रूरत है ये हमारे आज़ादी से पहले से आ रखी थी। तो जब भारतवर्ष में कॉलोनियल रूल था तो कुछ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन थे जो भारत के लिए कानून बनाते थे। कानूनों को बनाने के लिए एक काउंसिल बैठता था और उसको कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो काउंसिल जहाँ बैठता था उसको कहते थे काउंसिल चेंबर। और तब जो काउंसिल चेंबर था वो कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल का हाउस है उसमें एक कमरा होता था, वहाँ पर काउंसिल बैठता था गवर्नर जनरल का, जो कि कानून बनाता था। और जैसे मैंने कहा था, इंडियन पीनल कोड जो कि ये निर्धारित करता है कि भाई अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उस पर आपको कितनी क्या आपको उसकी सज़ा मिलती है। तो वो जो आपका 1860 का इंडियन पीनल कोड था वो उस छोटे से कमरे में जो कि गवर्नर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर था वहाँ पर था। अब क्योंकि काउंसिल छोटा था तो एक छोटे से कमरे में बैठ भी सकता था। और उस समय आपको भी याद होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो भारत की जो उस वक्त कॉलोनियल सरकार थी वो सर्दियों में तो कलकत्ता में बैठती थी और गर्मियों में वो शिमला चली जाती थी। और ये चीज़ काफ़ी समय तक चली। तो शिमला में भी एक काउंसिल हाउस की ज़रूरत पड़ी कि भाई जब शिमला में सरकार बैठेगी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जब वहाँ पे बैठेगा तो एक काउंसिल चेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़ा कमरा बनाया गया और काउंसिल चेंबर वहाँ पे होता था। तो कुछ समय के लिए जब गर्मियाँ होती थी तो काउंसिल वहाँ बैठता था। जो मैंने बात करी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की, तो आपका मोबाइल फ़ोन, मेरा मोबाइल फ़ोन, ये जिन चीज़ों पे जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन है, ये जिस कानून पर निर्धारित हैं वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, वो शिमला के उस काउंसिल चेंबर में बना। पहले इसमें सिर्फ अंग्रेज़ी नुमाइंदे होते थे, उसके बाद इस पर भारतीय लोग भी आने स्टार्ट हुए। तो उस वक्त एक रिफ़ॉर्म लाया गया, संवैधानिक रिफ़ॉर्म लाया गया जिसे कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफ़ॉर्म, 1918 में आया गया। और उस रिफ़ॉर्म के अंतर्गत ये कहा गया कि अब एक 2 चेंबर का लेजिस्लेचर होगा। इससे पहले जो काउंसिल होती थी वो यूनिकैमरल, एक ही चेंबर होता था। अब एक 2 चेंबर के लेजिस्लेचर की बात हुई। और ये जो 2 चेंबर का लेजिस्लेचर था इसमें एक चुने हुए प्रतिनिधियों का चेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स का चेंबर था। तो अब जो ये 2 चेंबर थे इनके जो स्ट्रेंथ थी, जितने इसमें लोग थे वो भी बढ़ गए। तो जो इलेक्टेड वाला चेंबर था उसमें ये कहा गया कि भाई आप 140 लोग हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेता हूँ और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये 1918 में हुआ था, ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफ़ॉर्म थे। बट 1911 में क्या कहते हैं, दिल्ली में एक बड़ा दरबार हुआ जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ आए और उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि जो भारतवर्ष का जो कैपिटल सिटी होगा वो कलकत्ता से हटकर अब दिल्ली होगा। और उस वक्त ये सोचा गया कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल छोटा है तो जो गवर्नर हाउस बन रहा है, जो कि जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसी में एक बड़ा सा कमरा बन जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल वहीं पे बैठेगा। और फिर 1918 में ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफ़ॉर्म हो गया। 140 लोगों के लिए आपको जगह चाहिए और 2 हाउसेस के लिए जगह चाहिए। तो ये बात उठी कि भाई अब एक नए काउंसिल हाउस की ज़रूरत पड़ेगी।
और उस काउंसिल हाउस को डिज़ाइन करने की ज़िम्मेदारी एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं जो कि दिल्ली का भी डिज़ाइन कर रहे थे, हर्बर्ट बेकर, तो उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई। तो जब ये ज़रूरत महसूस की गई तो नई दिल्ली राजधानी बनने का जो प्लान बनाया गया 1911 में, तो ओरिजिनल प्लान जो नई दिल्ली को डेवलप करने का था उसमें इसका कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं था। ये बाद की ज़रूरत के हिसाब से ऐड किया गया उस तरह से। तो अब जब आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी दी गई तो उसके बाद फिर कैसे, कहाँ पर, किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई और आगे ये प्रोसेस किस तरह से बढ़ा? अब आपने बहुत ही सही कहा कि जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तब इस बात की परिकल्पना नहीं करी गई थी कि भाई एक अलग से आपको बिल्डिंग चाहिए होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए या काउंसिल चेंबर के लिए। तो अगर आप नई दिल्ली की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं अगर उसको देखें तो रायसीना हिल के सबसे ऊपर बड़ा सा राष्ट्रपति भवन है, उसके बाद साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है, और रायसीना हिल पे नॉर्थ ब्लॉक के नीचे संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, अब एक बात इस बात की इसलिए है कि वो नीचे इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब तक सोचा ही नहीं गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत होगी तो बाकी जगहें भर चुकी थी, तो एक ये आफ्टर थॉट जिसे कहा जाता है उस हिसाब से कहा गया था। अब इसमें 2-3 अड़चनें भी आईं क्योंकि जो लोकेशन सोची गई नए काउंसिल हाउस की, जिसको आज हम संसद भवन कहते हैं, वो नॉर्थ ब्लॉक के नीचे थी। तो ये हुआ कि भाई उसको बैलेंस करने के लिए शायद दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक के नीचे भी कुछ बनाया जाए, कि आप वहाँ पे कोर्ट बनाया जाए या कोई चर्च बनाया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें सोची गई बट वो प्लान मटीरियलाइज नहीं हुआ। और जो हर्बर्ट बेकर थे जिनको इस बात की ज़िम्मेदारी दी गई कि आप ये काउंसिल हाउस को डिज़ाइन करें, उनकी और एडवर्ड लट्यंस की, जो कि दिल्ली के दूसरे आर्किटेक्ट थे, उन दोनों के रिश्तों में एक काफ़ी बड़ी दरार पड़ी हुई थी। और वो दरार इसलिए पड़ी थी कि जो लट्यंस थे उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था, और जो सड़क, जो राजपथ जिसका पहले नाम था, जो राजपथ ऊपर राष्ट्रपति भवन तक जा रहा था, उसका एलिवेशन इस तरह से हुआ था कि अगर आप राजपथ के नीचे खड़े होते तो आपको राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई देता। तो इस बात की तनबन लट्यंस और बेकर के बीच में थी। और जब बेकर ने काउंसिल हाउस का डिज़ाइन बनाना शुरू किया, और तो उन्होंने एक तिकोना डिज़ाइन बनाया, क्योंकि जो ज़मीन थी जिस पर काउंसिल हाउस को आना था वो तिकोने, एक ट्रायंगल के शेप में थी। और ये जो डिज़ाइन था बेकर ने नई दिल्ली की कमेटी, जो कि नई दिल्ली के निर्माण को देख रही थी, उसके सामने प्रस्तुत किया। और वहाँ पर जो एडवर्ड लट्यंस थे उन्होंने इस डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की, उनको ये डिज़ाइन बिल्कुल नहीं पसंद आया, और उन्होंने कमेटी को भी कन्विंस कर लिया कि ये जो तिकोना डिज़ाइन है जो कि ट्रायंगुलर प्लॉट पर है, ये शायद उतना अच्छा नहीं है। और उनका ये सुझाव था कि इस तिकोने डिज़ाइन को हटाकर एक गोल डिज़ाइन किया जाए। अब बेकर का ये मानना था कि उनका जो तिकोना डिज़ाइन था वो उस लैंड का, उस ज़मीन के हिसाब से वो सबसे एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस था। और उन्होंने, उनके ओरिजिनल डिज़ाइन में ये था कि एक डिज़ाइन के सेंटर में उन्होंने एक सेंट्रल हॉल बनाया, और तिकोनों की 3 साइड्स पर उन्होंने अलग अलग लेजिस्लेटिव चेंबर बनाए, एक असेंबली के लिए, एक काउंसिल के लिए, और एक नरेंद्र मंडल था जो कि राजा महाराजाओं की जो काउंसिल थी उसके लिए था। तो जब ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया और कमेटी ने कहा कि भाई जो लट्यंस का सुझाव है कि एक सर्कुलर पार्लियामेंट की जाए, उसमें डिज़ाइन बनाया जाए, तो फिर बेकर को अपने तिकोने डिज़ाइन को उठाकर उस सर्कल वाले डिज़ाइन में, जो कि आज हम देखते हैं, उसमें उसको तब्दील करना पड़ा। और 1921 तक ये डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ, और 1921 में फिर जो हमारा संसद भवन है, जो गोल संसद भवन है, उसकी फिर नींव रखी गई। तो अंततः जो अब नया संसद भवन बना है वो तिकोने आकार में ही बना है, जो ओरिजिनल
बेकर ने जो डिज़ाइन किया था, जो उस समय नहीं हो पाया था। अच्छा, तो अब जब ये बनना शुरू हो गया तो इस बनने की क्या प्रक्रिया रही, किस तरह से इसमें भारत की एक छवि, पूरी भारत की छवि उस समय देखने को मिली या नहीं मिली, पूरे भारत का क्या रोल, किस तरह से रोल रहा पुरानी संसद भवन के निर्माण में, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब पुराना जो संसद भवन था, जब वो उसका काम चल रहा था तो बेकर अलग अलग जगहों पर वो घूमने गए और उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति है। तो अगर आप पुराने संसद भवन का डिज़ाइन देखें तो उसमें काफ़ी सारे छज्जे हैं, काफ़ी सारी जालियाँ हैं, जो कि काफ़ी जो भारत का जो आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है उसके साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो जो बेकर की कोशिश थी वो थी कि वो एक ऐसे भवन का निर्माण करें जो कि पूर्णतः वेस्टर्न आर्किटेक्चरल नीड से ना जुड़ा हो, बट जिसका कुछ लिंकेज भारत में कैसे चीज़ें बनती हैं उससे भी हो। तो जो पुराने संसद भवन का जो पत्थर था वो राजस्थान से आया, जो मार्बल था वो गया से आया, मकराना से आया, जो लकड़ी थी वो आसाम से आई और बर्मा से आई, क्योंकि उस वक्त वो भी जो हमारे कॉलोनियल रूल था उसका पार्ट था। काफ़ी सारी लकड़ी सदर्न इंडिया से भी आई। तो इस तरह से कोशिश करी गई कि भाई अलग अलग जगहों से लोगों का जो सामान था उसको लाकर पुराने संसद भवन में किया जाए। बट एक थोड़ी सी दिक्कत भी आई, और दिक्कत ये आई कि भाई धीरे धीरे जब संसद भवन बन रहा था और नई कैपिटल सिटी का निर्माण हो रहा था तो पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। तो जब तक पूरा संसद भवन बनकर तैयार हुआ और 1927 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, तब तक बजट में इतने पैसे रह ही नहीं गए थे कि उसकी डेकोरेशन के लिए ज़्यादा कुछ करा जाए। तो वो जो संसद भवन की डेकोरेशन का ज़िम्मा था, फिर वो क्या कहते हैं, हम लोगों की आज़ादी के बाद जो पहली हमारी संसद आई जिसके स्पीकर मावलंकर थे, उनके ऊपर आया कि भाई ये जो पूरी खाली दीवारें हैं इन पर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि भारतवर्ष का जो इतिहास है और जो अच्छी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको डिस्प्ले किया जाए। तो जो स्पीकर थे मावलंकर, वो यूरोप में और विदेश की कई अलग अलग संसदों को देखने गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन बाहर की संसदों में जो कि उनके देश का जो बड़े बड़े इवेंट्स रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनको दर्शाया जाता है। तो उन्होंने वापस आकर एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी को फिर ये निर्देश दिया गया कि भाई आप सुझाव दें कि इन जो हमारे पार्लियामेंट है उसकी दीवारों पर क्या काम किया जा सकता है। तो उस समय फिर उस कमेटी ने ये कहा कि 59 to 60 ऐसे म्यूरल पैनल्स बनाए जाएं जिसमें कि अलग अलग सीन्स को दर्शाया जाए जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो चाहे रानी झांसी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे झंडा फहराना हो लाल किले पे, तो ये अलग अलग सीन्स अगर आप पुरानी संसद के ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो आपको ये सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। जी जी। और किस तरह से इसका टाइम टू टाइम इसको किस तरह से अपग्रेड किया गया और क्या इसमें चेंजेज आए अब तक? जी, अब देखिए, जो ये संसद जब बनी थी तब उसका एक लिमिटेड पर्पस था कि भाई उसको एक काउंसिल हाउस की तरह ट्रीट किया जाता था। और जब भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था तो भारतवर्ष की भी जो ज़रूरतें थीं वो बढ़ रही थी। अब जैसे हमें एक संविधान बनाना था, तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान निर्माता थे वो कहाँ बैठेंगे, क्योंकि चेंबर तो दो ही थे, एक असेंबली का और एक काउंसिल का, और वो जो प्रिंसेसेस का चेंबर था वो बहुत छोटा था। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि संविधान का निर्माण करने जा रही थी, उसमें 300 से ज़्यादा सदस्य थे। तो पहला बदलाव ये आया कि जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है वो एज ए लाइब्रेरी इस्तेमाल किया जाता था, उसे लाइब्रेरी कहते थे। तो उसमें बेंचें लगाई गई कि भाई जो संविधान के निर्माता हैं वो इन बेंचों पर बैठेंगे। तो पहला काम ये हुआ। अच्छा, फिर ये क्या हुआ कि आज़ादी के बाद
जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ बैठेगा उसके लिए एक अलग बिल्डिंग नहीं थी। तो फिर ये किया गया कि भाई वो जो प्रिंसेसेस का चेंबर है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बैठेगा, और यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था, उसको भी बैठने की जगह चाहिए थी, उसको भी ऑफिस चाहिए था, तो उसको भी संसद भवन में जगह दी गई। तो ये तो जो कुछ चेंजेस आए ये आज़ादी के एकदम बाद आ गए। और एक बड़ा चेंज जो कि पुराने संसद भवन और नए संसद भवन दोनों से रिलेटेड है वो ये है, जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें 140 सदस्य थे। भारत की आज़ादी के बाद जब पहली लोकसभा आई उसमें 450 सदस्य थे। तो वो 140 सदस्यों की जगह को बढ़ाकर 450 सदस्यों की जगह को करना था। तो काफ़ी सारा जो लोकसभा का चेंबर है उसमें काफ़ी सारा बदलाव लाना पड़ा, कुछ बेंचेस और लगानी पड़ी, कुछ टेम्प्रेरी बेंचेस लगानी पड़ी, एक दीवार को हटाकर और जगह बनानी पड़ी। तो ये सब चीज़ें हुई। और एक ये भी बात फील हो रही थी कि अब ये जगह छोटी पड़ जाएगी, जब डिलिमिटेशन होगा तब लोकसभा सदस्यों की संख्या और बढ़ेगी। और अगर जब ये संख्या बढ़ेगी तो पुराने चेंबर में अब इतनी जगह रह ही नहीं गई थी कि और किसी एक या दो संसद सदस्यों को भी ज़्यादा बैठाया जा सके। तो एक ये भी कारण था कि एक नए संसद भवन जिसमें कि ज़्यादा लोकसभा और ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों को अकोमोडेट किया जा सके, इसलिए भी नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा संसद भवन है वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो जो हम अधिकतर जब संसद भवन की बात होती है तो हम लोग उस एक गोल बिल्डिंग के ही बारे में सोचते हैं, बट जो लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी हैं उनको भी बैठने और काम करने की जगह चाहिए, कमेटी रूम्स की जगह चाहिए होती है। तो 1970 में एक अनेक्सी भवन की फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया। तो वो मेरे ख्याल से 1975 में उसका निर्माण पूरा हुआ, तो कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे चले गए। उसके बाद 2002 में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया, और उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हमारे पूरे भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, वो वहाँ पर आ गई और वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिस आ गए। और जिस तरह से संसद का काम बढ़ता गया, उसकी कमेटियों का काम बढ़ता गया, तो आपको और ऑफिस स्पेस की ज़रूरत थी। तो एक जो अनेक्सी बिल्डिंग थी उसका एक एक्सटेंशन उसको बनाया गया और 1917 में उसका उद्घाटन हुआ। तो जो 2017 में माफ़ी चाहूँगा। तो उस तरह से अगर आप जो पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स देखें तो उसमें एक वो पुराना गोल पार्लियामेंट हाउस है और उसके साथ 3 बड़ी बिल्डिंग है, और उसके बाद अब ये एक चौथी बड़ी बिल्डिंग जो कि नया हमारा जो संसद भवन है जो कि तिकोने शेप में है वो अब आ गया है। तो गोल जो भवन है वो मूल बना हुआ भवन है, और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर और भी उसका विस्तार होता चला गया। एक और चीज़ जो देखने में आई और वो हुई, बहुत सारी मूर्तियाँ और पोर्ट्रेट्स वगैरह काफ़ी बाद में लगाए गए। तो उसके पीछे की कहानी क्या रही? देखिए विजय जी, जैसे ही जब हम आज़ाद हुए तो धीरे धीरे संसद भवन को अपनी जो हम लोगों की जो हिस्ट्री है उसके साथ जोड़ने का काम शुरू हुआ। तो उस जोड़ने के काम में एक बात ये आई कि जिन हमारे लीडर्स का योगदान रहा भारत को इंडिपेंडेंट कराने में या भारत को एक दिशा देने में, उनको किस तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन था, तो उनकी एक मूर्ति पार्लियामेंट भवन में लगाई गई। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक काफ़ी बड़ा योगदान था हमारे संविधान को बनाने में और उसको स्टीयरिंग करने में, तो उनकी एक बड़ी मूर्ति लगाई गई। तो इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग मूर्तियां पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आने लगी। शिवराज पाटिल लोकसभा के स्पीकर थे, तो उनके समय में ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा गोल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर मूर्तियाँ लगाई जा सकती हैं। तो उसके लिए फिर एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने सुझाव दिए कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ 51 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अलग अलग लीडर्स की मूर्ति को लगाया जा सकता है।
उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस है, उसके अंदर काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, तो वहाँ पर भी मूर्तियों को लगाने की रिकमेंडेशन आई। तो जो पहली बड़ी मूर्ति शिवराज पाटिल जी की कमेटी ने जो एडवाइस किया वो था महात्मा गांधी की मूर्ति एक बड़ी लगाई जाए और उसको मेन गेट के सामने लगाया गया ताकि जब हमारे संसद सदस्य पुरानी संसद भवन के अंदर घुसें तो उन्हें महात्मा गांधी की मूर्ति दिखाई दे। और मेरे ख्याल से 92-93 में इसका उद्घाटन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया। और उसके बाद से जो संसदीय समिति थी जो कि स्टैच्यूज़ और पोर्ट्रेट्स को देखती थी, उसने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी। अब ये तो जो स्टैच्यूज़ हैं ये पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं, कुछ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हैं, कुछ पार्लियामेंट के गार्डन्स के अंदर हैं, और फिर सेंट्रल हॉल के अंदर काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स हैं। तो अगर आप सेंट्रल हॉल की कभी भी तस्वीरें देखेंगे जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो जहाँ पर जिस पोडियम पर राष्ट्रपति खड़े होकर अपना अभिभाषण देते हैं, ठीक उस पोडियम के ऊपर एक महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है। पूरे सर्कुलर पार्लियामेंट हॉल में अलग अलग जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके पोर्ट्रेट्स हैं, और भारत के इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन देने के लिए काफ़ी जो लीडर्स हैं उनके भी पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से जो आखिरी पोर्ट्रेट वहाँ पर लगा था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लगा था। अच्छा, एक सवाल और मेंटेनेंस को लेके आता है। कई बार कुछ छोटे मोटे हादसे भी वहाँ पर हुए, छत गिर जाना, और कई बार राज्यसभा की ओर से या मतलब उनके संबंधित अफसरों की ओर से ये सवाल उठाया गया कि मेंटेनेंस में लापरवाही रही है। तो इस बारे में ऑन रिकॉर्ड क्या है, इस पर कोई अगर आपकी रिसर्च हो, कब क्या कैसा हुआ? तो जो पार्लियामेंट हाउस की जो मेंटेनेंस है, क्योंकि लगभग इतना पुराना वो बिल्डिंग था, और जो पुराना संसद भवन था जब वो बनाया गया था तो वो इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया था कि भाई जब इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे देखा कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है। जब तक आप गर्मियों में शिमला जा रहे थे तब आपको दिल्ली में जो आपका काउंसिल हाउस था उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई इसको ठंडा कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप गर्मी में वहाँ पे बैठने ही नहीं वाले थे। अब वो ये अलग बात है कि 1930 में आप वहाँ से गर्मी में बैठने लगे तो आपने सेशन को थोड़ा सा मानसून सेशन की तरफ कर दिया ताकि आप थोड़े से ठंडे उसमें बैठ सकें। बट अब जब हम आज़ाद हुए तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि गर्मी में बैठेंगे या सर्दी में बैठेंगे, संसद तो काम करेगी ही करेगी। तो आपको एयर कंडीशनिंग लगानी पड़ी, तो उसके लिए आपको हाउस के अंदर पूरा डक्टिंग करना पड़ा, छत पर पानी के बड़े बड़े टैंक रखने पड़े। तो धीरे धीरे पार्लियामेंट हाउस में टेलीफोन की केबलें, इंटरनेट के लिए केबल, लोकसभा के टीवी के लिए कैमरे, टेलेक्स के लिए लाइंस, फैक्स के लिए लाइंस, ये सब धीरे धीरे जब आनी शुरू हुई तो जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उसमें जो मेंटेनेंस थी शायद उतनी जो कि रेगुलरली होनी चाहिए, और एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग जो कभी मॉडर्न चीज़ों के लिए नहीं बनाई गई थी, उसमें चीज़ों आने में फिर थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। और एक संसदीय समिति ने जब अपनी 1985 में एक रिपोर्ट दी तो उसने काफ़ी एक इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि जो पार्लियामेंट हाउस का मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। और CPWD ने उसका फिर जवाब भी दिया कि भाई उनके हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं, और उनका ये कहना था कि हम पार्लियामेंट हाउस का मेंटेनेंस तब नहीं कर सकते जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास मेंटेनेंस का समय है जो कि इस बिल्डिंग को चाहिए वो हमें साल भर के लिए चाहिए। तो आप हमें ऐसा करें कि आप हमें 2 साल के लिए बिल्डिंग दे दें ताकि हम उसका मेंटेनेंस कर सकें, बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सदन को तो बैठना ही बैठना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर ये हुआ कि पिछले 10-12 सालों में हमने काफ़ी एक ऐसे इंसिडेंट देखे जो कि ये दर्शाते थे कि भाई पार्लियामेंट हाउस की उम्र अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है। एक केंद्रीय मंत्री थे, हाउस सेशन में नहीं था, उनका ग्राउंड फ्लोर पे कमरा था तो पूरी छत उनके कमरे पे गिर गई, और उसका कारण ये था कि भाई ऊपर कुछ कैंटीन में LPG के सिलेंडर रखे हुए थे जिसका भार इतना ज़्यादा था कि नीचे की छत गिर गई थी। एक आध बार छोटे मोटे आग लगने के हादसे हुए, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि सदन के अंदर कुछ ऐसी स्मेल आ रही थी कि जिसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
और ये कुछ एक ऐसी चीज़ें लोकसभा में भी हुई। लोकसभा में भी स्पीकर ऑफिस में 80 और 90 के दशक में, और सदन के अंदर भी कुछ स्मेल्स आई कि चाहे वो वेंटिलेशन सिस्टम से आई, चाहे वो सूवेज सिस्टम से आई। तो अगर पूरी तरह से देखा जाए तो जो हाउस, जो पुराना संसद भवन था, वो अपनी जो उसकी लाइफ थी उसको ऑलमोस्ट वो धीरे धीरे ख़त्म होने को आ रही थी। तो स्पीकर मीरा कुमार ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि भाई संसद भवन बहुत अच्छा नहीं है, एकदम चरमरा रहा है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस बात का उल्लेख किया जब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि संसद भवन की हालत काफ़ी ख़राब है। तो जो मेंटेनेंस रहा है वो हमेशा एक इशू रहा है, और इसके दोनों ही दृष्टिकोण रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग जिसमें कि आप नई चीज़ें ला रहे हैं और उसको बार बार बदला जा रहा है एक नई चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, उसका मेंटेनेंस किस ज़रिए तक किया जा सकता है और किस हद तक किया जा सकता है। और ये विषय सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जैसे अगर आप देखें, जो ब्रिटेन की संसद है, जो कि वेस्टमिनिस्टर हाउस में बैठती है, उनके यहाँ भी लगभग वही हालत है। उनका जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी बहुत पुराना है, और वहाँ पर भी पाइपें लीक हो रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं, और ये लग रहा है कि भाई हाउस एकदम ऐसा चरमरा गया है कि सिर्फ चेंबर आपको ठीक लगता है, बट उसका रखरखाव बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और ऐसा लगता है कि किसी भी दिन वहाँ पर कोई दुर्घटना घट सकती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ 13वीं शताब्दी के बिल्डिंग में भी पार्लियामेंट चल रही है, जैसे नीदरलैंड जैसे देश हैं कुछ। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा एक एडवांटेज ये जाता है कि वहाँ पे जो संसद है वो काफ़ी छोटी है। हम लोगों के यहाँ पे संसद काफ़ी बड़ी है, तो और जितनी व्यवस्था हम लोगों को चाहिए वो शायद थोड़ा सा भी एक्सपैंड हो जाती है। चक्षु साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए।